अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक। आप सबका खुश आमदीद यूजीए ऑफिशियल पोर्टल के अंदर। हम लोग लास्ट लेक्चर में इलास्टिक कलाइन के केसेस के ऊपर बात कर रहे थे। इलास्टिक कलाइन के 4 केसेस हम लोगों ने पढ़े थे। 4 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स 4 मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर आपस में टकराए थे, कुछ आउटकम्स निकले थे। मैंने आपको एक प्रॉपर डेरिवेशन करवाई थी। वो डेरिवेशन उम्मीद है आपने नोट की होगी लेक्चर के दौरान भी और लेक्चर के बाद भी आपने उसे प्रैक्टिस किया होगा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट टॉपर्स डू। ये काम टॉपर्स किया करते हैं। लेक्चर के दौरान भी साथ साथ नोट करना और फिर उसके बाद घर बैठ कर सर लिख के साथ उसे 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करना। उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस ज़रूर किया होगा, बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू राइट नाउ। आपके पास और कोई एक्टिविटीज़ नहीं हैं दूसरी वक्त ज़ाया करने के अलावा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके पास मौजूद हैं, लेकिन असल ज़रूरी ज़िम्मेदारी एक ही आपके ऊपर है इस वक्त, वो है स्टडी। फिर उससे आगे चले थे और बात शुरू की थी फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो की वजह से। उसके बाद मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस पे बात की थी। छोटे छोटे टॉपिक थे, थियोरेटिकल MCQs बेस्ड टॉपिक्स ज़रा ये ज़्यादा है, इसलिए मैंने इनके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी बात पहले भी नहीं की थी। इनके ऊपर भी ज़्यादा इन पर फोकस नहीं करूँगा। अगला टॉपिक जो है दैट इज़ रॉकेट प्रोपल्शन। टॉपिक का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, रॉकेट प्रोपल्शन। ये रॉकेट प्रोपल्शन को छोड़ें, मैं आपको एक मज़े की एग्जांपल आपके बचपन की देता हूँ। वो 5 रुपये वाला वो लंबा सा गुब्बारा जो आप लिया करते थे, जिसके एंड पे एक सीटी लगी होती थी, गुब्बारा भर के इतना लंबा फुलाया करते थे, उसे छोड़ा करते थे, जो घर में इधर उधर उड़ता था। हैव यू एवर सीन दैट? हैव यू एवर प्लेड विद दैट बैलून? कभी खेला? अब यकीनन सबने खेला होगा। बचपन अपना छुपाइए मत, बड़ी मज़े की ये छोटी छोटी हमारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी बचपन की। तो वो गुब्बारा किस तरह उड़ता था? वो गुब्बारा किस प्रिंसिपल के बेस पे उड़ता था? जब आप उसमें हवा भरते थे, जब आप उसको ब्लो किया करते थे, जब फूल कितना लंबा हो जाता था, जैसे ही छोड़ते थे नीचे से बॉटम से एयर निकलना शुरू होती थी बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ऑफ एयर। शुरू में वो गुब्बारा स्टैटिक है, लेकिन जैसे ही उसमें से एयर निकलना शुरू हुई, एयर का मोमेंटम नीचे की तरफ, मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए पूरे का पूरा बैलून ऊपर इधर उधर उड़ना शुरू हो जाता था। यही फिनोमेना, यही प्रिंसिपल रॉकेट के साथ है। और रॉकेट कैसे प्रोपेल करता है, कैसे मूव करता है? रॉकेट इज़ एक्चुअली 80% फ्यूल। और ये असल में आपकी किताब जो है ना, वो थोड़ी सी ज़रा पुरानी छपी हुई है, 20-25 साल पुरानी। तो उस वक्त जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ करती थी, इट वॉज 80% फ्यूल। यानी जितना बड़ा रॉकेट होता है उसका 80%, यानी मान लीजिए कि ये जो मैंने लाइन लगाई है, लाइन से नीचे वाला सारे का सारा फ्यूल है, और ये इतना सिर्फ रॉकेट है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट से जहाँ पे ज़रूरी सामान रखा हुआ है, बाकी सारा फ्यूल ही फ्यूल है। सो 80% ऑफ द रॉकेट इज़ फ्यूल। उस ज़माने में फ्यूल रखा जाता था सॉलिड गैसेस, सॉलिड ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, ये वाली सॉलिड गैसेस एज ए फ्यूल इस्तेमाल की जाती थी। सो 80% इज़ फ्यूल। इस फ्यूल के बर्न होने से जो गैसेस नीचे से निकला करती थी, दोज गैसेस एक्सप्लोड एट द वेलोसिटी ऑफ 4000 मीटर पर सेकेंड। 4000, यानी कि 4000 मीटर पर सेकेंड से मुराद ये है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। इस हाई वेलोसिटी के साथ गैसेस निकला करती थी। उन गैसेस के मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए पूरे का पूरा रॉकेट ऊपर की तरफ फोर्स लगाता था, वैसे ही जैसे आपका गुब्बारा बचपन में किया करता था। जब आप गुब्बारे को छोड़ते थे, हवा नीचे से निकलती थी, गुब्बारा ऊपर की तरफ प्रोपेल करता था। अब यहाँ पे हवा नहीं है, गैसेस बहुत हाई वेलोसिटी पे, तकरीबन 4000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे नीचे से एक्सपेल होंगी, और ये सारा का सारा रॉकेट उस गैस के मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ऊपर उठता चला जाएगा। और इस रॉकेट की जो फ्यूल कंजम्पशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट 10,000 किलोग्राम्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये 10,000 किलो फ्यूल खर्च कर लेता है। कितनी देर में? एक सेकंड में। इन 1 सेकंड इट कंज्यूम्स 10,000 किलोग्राम्स ऑफ फ्यूल। आपकी 70 अगर 1 लीटर में 10 किलोमीटर करना शुरू करते तो आप खपना शुरू हो जाते हैं। इट टेक्स 10,000 किलोग्राम्स इन 1 सेकंड। दिस मच अमाउंट ऑफ फ्यूल इट कंज्यूम्स। ये सारी छोटी छोटी सी MCQs की बातें जो मैंने आपको बता दी, इनको ज़रा कहीं पर लिख लीजिएगा। फ्यूल कंजम्पशन का MCQ बन सकता है, गैस की वेलोसिटी पूछ सकता है कि भाई फ्यूल कितना रॉकेट में मौजूद होता है। अच्छा, अब एक बड़ा मशहूर से रिलेटेड जो MCQ है वो एक और है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन का प्रिंसिपल क्या? रॉकेट प्रोपल्शन का क्या प्रिंसिपल है जी? बड़ा मशहूर
शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है कि रॉकेट किस कानून के तहत प्रोपेल करता है, किस कानून के तहत हवा में उड़ता है। तो भाई इट प्रोपेल्स थ्रू द स्पेस बिकॉज ऑफ टू प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इस पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होता है। एक चीज़, दोनों को मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरा जो है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये दो प्रिंसिपल हैं इसके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि गैसेस नीचे से निकलेंगे, उस गैसेस के मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए पूरे का पूरा रॉकेट ऊपर की तरफ प्रोपेल करना शुरू कर देगा। और थर्ड लॉ किस तरह से, भाई गैसेस जब नीचे से निकल रही हैं दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे एक फोर्स लगा रही हैं। सो एज अ रिएक्शन द ग्राउंड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, ज़मीन रॉकेट पे एक फोर्स लगाएगी, रिएक्शन की फोर्स माइनस एफ ऊपर की तरफ, दैट्स व्हेयर रॉकेट विल प्रोपेल इन द आउटर स्पेस। सो ये इसके प्रिंसिपल थे, ये छोटी सी कहानी थी इसकी। अब एक बड़ी मज़े की बात, एक छोटा सा रिलेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ज़रा वो देखिएगा। मैंने आपसे कहा इफ़ यू हैव सीन मूवीज़, अगर आपने इंग्लिश मूवीज़ देखी नहीं है, देयर आर सम ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ ऑन रॉकेट और स्पेस में इंग्लिश मूवीज़ कुछ मेरी फेवरेट, मैं आपसे वो मूवीज़ बाद में शेयर करता हूँ। आपने मूवीज़ में ये देखा होगा कि जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर जाता है वैसे वैसे ये चैम्बर्स खाली होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल इतना फ्यूल अगर खर्च हो गया तो जनाब रॉकेट छोटा हो जाएगा, वो चैम्बर स्पेस में फेंक दिया जाएगा। फिर जब इतना मज़ीद फ्यूल खर्च हो जाएगा तो फिर इसको भी स्पेस में, ये क्या हो गया, इसको भी स्पेस में फेंक दिया जाएगा और रॉकेट आपका इतना सा रह जाएगा, राइट। फिर जब मज़ीद फ्यूल आप खर्च कर लेंगे तो फिर इस चैम्बर को भी रिमूव कर दिया जाएगा। एंड तक आपकी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ यही चीज़ रह जाती है जो स्पेस में जानी होती है। वो सारे का सारा फ्यूल जब खर्च हो जाता है वो सारे के सारे चैम्बर्स एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब फ्यूल ख़त्म होता है तो वो चैम्बर, वो हिस्सा जहाँ पे फ्यूल रखा होता है उसे खाली क्यों कर दिया जाता है, उसे एवैक्यूएट क्यों कर दिया जाता है, उसे स्पेस में खारिज क्यों कर दिया जाता है। इसकी वजह क्या, इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे पूरे के पूरे रॉकेट के हिस्से अलग करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये रॉकेट था, जब इस साइड का फ्यूल ख़त्म किया इसे निकाल के फेंक दिया, जब इसे निकाल के फेंकेंगे तो एक्चुअली रॉकेट का मास कम हो जाएगा, रॉकेट का अपना वजन कम हो जाएगा। जब रॉकेट का अपना वजन कम हो जाएगा तो रॉकेट की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। यानी यूँ समझ लीजिए कि जब रॉकेट का वजन कम होता जाएगा तो रॉकेट को ऊपर जाने के लिए जो दरकार फोर्स है वो कम होती जाएगी, रॉकेट की एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी। इसको समझाता हूँ मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कुछ इस तरह कि यू नो दैट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। Everyone knows that force is the rate of change in momentum. So we are going to find the change in momentum per second. तो let's say कि जो टाइम है, टाइम जो है वो पर सेकंड है, let's say t is 1 second। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो रेट पर सेकंड का आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फोर्स विल बिकम, फॉर 1 second the force will become delta p, and this delta p is the change in momentum because of gases coming out. So F is equals to m into v, mass of gases, velocity of gases. This F is the force acting on momentum. This force will equals to capital M into A, that is equals to mv. ये capital M किस चीज़ के लिए, capital M is the mass of rocket, ma is equals to small mv, small m is the mass of gases coming out, small v is the velocity of gases coming out. तो भाई रॉकेट की एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगी, स्मॉल एम वी ओवर कैपिटल एम। सो यू कैन सी हियर स्मॉल ए, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल एम। आप जैसे जैसे रॉकेट का मास कम करते जाएंगे, रॉकेट का मास कम करते जाएंगे, रॉकेट को खोल खोल के, रॉकेट को स्पेस में तोड़ तोड़ के मास कम होता जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। क्या ख्याल है, बात समझ में आती है बच्चों? सो इसको डब्बे में बंद करते हैं, इस रिलेशन को, रिलेशन कहीं फरार ना हो जाए, इस रिलेशन को डब्बे में बंद करते हैं और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इज शो दैट बाय डिक्रीजिंग mass of rocket
its acceleration increases। क्या ख्याल है? You've got this question। बात समझ में आती है कि जैसे जैसे मास कम करते चले जाएंगे उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी। दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन। आया हुआ कभी कभार जब आता है तो बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई अब हमने यहाँ पे कौन सी डेरिवेशन करनी है, तो वो डेरिवेशन मैंने आपको बता दी। लो जी आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। और यकीन करें मैं सेक्शन इस हिस्से के बारे में कहा करता हूँ कि ये वो हिस्सा है कि अगर समझ आ जाए तो शायद सारी किताब में सबसे आसान हिस्सा यही है। थोड़ी सी तवज्जो, बिल्कुल थोड़ी सी तवज्जो, आपने अपने दिमाग को हाजिर रख के बैठना है। थोड़ी सी तवज्जो से अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो किताब का सबसे आसान टॉपिक ही यही। अगर नहीं समझ में आया तो यकीन करें आप इसके रट्टे मारते रहें, आपको ना ये टॉपिक अटैम्प्ट करना आएगा ना ये टॉपिक समझ में आएगा अगर आपने समझने की कोशिश ना की तो। So the topic is very simple. The topic is projectile motion. What is projectile motion? भाई ये कौन सी नई किस्म का मोशन आ गया? हमने 9th क्लास में तो पढ़े थे वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। What is this projectile motion? ये कौन सी नई किस्म का मोशन आ गया? देखिए जी, 9th क्लास हो या अभी आपका 3rd चैप्टर जितना आपने पढ़ लिया प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले तक वो सारे का सारा वन डायमेंशनल मोशन था। जैसे कि आपने अभी पिछले लेक्चर में ही बात की थी इलास्टिक कलेयन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशनल मोशन से क्या मुराद है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये एक ऐसा मोशन है जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। आपको एग्जाम्पल दी थी वन डायमेंशनल मोशन की कि भाई दो बॉल्स हैं, हाँ दो बॉल्स हैं, दे बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट अ वन डायमेंशनल मोशन। ये कोई नई चीज़ है, कोई नई कहानी है। सो भाई कौन सी नई कहानी है ज़रा देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D टू डायमेंशनल मोशन। आगे कैसे है भाई टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। किस वजह से भाई टू डायमेंशनल, किस खुशी में है टू डायमेंशनल? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये टू डायमेंशनल मोशन है। सो ऐसा मोशन जो ग्रेविटी की वजह से टू डायमेंशनल हो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ ये तो बात हमने डेफिनेशन की हद तक समझ ली कि भाई projectile motion is a two-dimensional motion under the action of gravity. Now how it is two-dimensional motion? भाई पहले तो हमें ये पता चले ना कि टू डायमेंशनल होता क्या है। ज़रा हम गौर करें तो वन डायमेंशनल क्या चीज़ थी कि when the ball is traveling in just one direction, डायमेंशन बोले तो डायरेक्शन, कि जब बॉल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, इसको क्या कहते थे? वन डायमेंशनल मोशन। अब यहां पे बात कर रहे हो कौन से मोशन की? इट इज टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन किस वजह से? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो भाई टू डायमेंशनल को जरा पहले समझना। टू डायमेंशनल मोशन ये कैसे है? अब बॉल सीधी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, अब आप चढ़ गए हैं अपनी छत पे और अब आप, बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई आपकी, अब आप चढ़ गए जनाब ये अपनी छत पे मान लें, और आपने अपनी छत पे चढ़ के सामने वाली छत पे बॉल फेंकने, बड़े शरारती हो मुझे पता है क्यों बॉल फेंकते हो सामने वाली छत पे, सामने वाली छत पे बॉल फेंकने। हाउ द बॉल विल ट्रेवल, बॉल कैसे ट्रेवल करेगा? द पाथ ऑफ बॉल वुड बी समथिंग लाइक दिस। जरा गौर कीजिए कि ये सामने वाली छत है जनाब आपकी, जो आपसे नीचे छत है, ठीक है जी। अब ये जो बॉल है ये दो एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, ये बड़ी अहम बात है, जरा गौर से सुनिएगा। दिस बॉल इज ट्रेवलिंग अंडर टू एक्सिस। कैसे? देखो ये बॉल आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जा रहा है, आगे बोले तो इट इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ख्याल है? बात समझ में आती है?
एज वेल एज बॉल नीचे भी आ रहा है, नीचे से मुराद इट इज ट्रेवलिंग ऑन वाई एक्सिस, सो इट इज ट्रेवलिंग इन टू डायमेंशंस एट अ सेम टाइम, एक ही वक्त में दो डायमेंशंस में ट्रेवल कर रहा है, आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन। नीचे किस वजह से आ रहा है, नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बात समझ में आती है बच्चों कि ये एट द सेम टाइम दो एक्सिस पे सफ़र कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जा रहा है, आगे यानी एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है और साथ ही साथ नीचे यानी कि वाई एक्सिस पे भी ट्रेवल कर रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन। और नीचे किस वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वजन की वजह से नीचे आ रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब क्योंकि ये टू डायमेंशनल मोशन है तो इस बड़ी अहम बात, फिर एक बड़ा, ये सारे के सारे टॉपिक जो मैंने बात करनी है सारी की सारी आपने बड़ी अहम बड़े गौर से सुननी है, अगले आने वाले 10-15 मिनट की बात करूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन सारा तो नहीं करवा पाऊंगा इतने टाइम में, लेकिन जितना करवाऊंगा आपने बड़े गौर से सुनना। ये सारे का सारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये दो एक्सिस पे मुश्तमिल है, एक्स और वाई। तो याद रखिएगा आपने मोशन के जितने कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं उन सबके जितने भी टर्म्स आपने मोशन में पढ़ लिए उसके दो दो कंपोनेंट्स अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपने मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट की दो किस्में होंगी, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। आपने वेलोसिटी का जिक्र किया मोशन में, इसमें वेलोसिटी भी दो होंगी, एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस की होगी, एक वेलोसिटी वाई एक्सिस की होगी। आपने इसी तरह एक्सेलरेशन का जिक्र किया, एक्सेलरेशन भी दो होंगी, एक एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन, एक वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन। आपने फोर्स का जिक्र किया मोशन में, इसमें फोर्सेस भी दो हैं, एक एक्स एक्सिस की फोर्स, एक वाई एक्सिस की फोर्स। तो हमने यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन में वो तमाम चीज़ें जो पहले सिंपल वन डायमेंशनल के लिए पढ़ी उन्हें टू डायमेंशनल में पढ़ने की कोशिश करी। बात समझ में आ रही है हमने करना क्या है यहाँ पे? सो करके देखते हैं ज़रा, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब मैं वो छत मिटाने लगा जहाँ पे खड़े होकर आप सामने वाली छत पे गेंद फेंका करते थे, फिर जाके कहते थे कि आंटी मेरी बॉल इधर आई है ज़रा दे दे, मैंने छत मिटा दी। बात शुरू करते हैं जी टू डायमेंशनल मोशन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक छोटी सी सिंपल डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करता हूँ एक्स वाई एक्सिस के लिए। सपोज कीजिए कि यहाँ से वो बॉल आपने फेंका, यस दैट बॉल इज़ कवरिंग दिस पाथ और वो जाके नीचे गिरा, राइट। अब मैंने बात करनी है, लेट्स से सबसे पहले बात शुरू करते हैं फोर्स पे। आपने बॉल फेंका, बॉल हाथ से छूटने के कुछ देर के बाद यहां पे मौजूद है। इस वक्त इस बॉल पर जो फोर्स लग रही है वो कौन कौन सी है? तो फोर्स की बात कर रहे हैं तो पहले बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस पे कोई फोर्स लग रही है? यस, एट वाई एक्सिस ऑल द टाइम द फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। कौन सी फोर्स? इसके वेट की फोर्स। भाई वेट या ग्रेविटी हर लम्हे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो वाई एक्सिस वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। क्या ख्याल है? बात समझ में आती है बच्चों? पहली बात, पहली चीज हमने अपने पल्ले अपने दिमाग में बांध ली, पॉइंट्स की शक्ल में इस टॉपिक को याद करना है आपने, पॉइंट्स की शक्ल में इस टॉपिक को अपनी खोपड़ी के अंदर घुसाना। देखो, क्या एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स है? क्या एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स लग रही है? जब आपने बॉल को फेंका, इनिशियली एट द स्टार्ट आपके हाथ से एक फोर्स लगी बॉल पे, उसके बाद बॉल पे कोई फोर्स नहीं लग रही। तो फिर आप सोच रहे हो कि अगर बॉल पे फोर्स नहीं लग रही तो बॉल आगे कैसे जा रहा है? बॉल अपने इनर्शिया की वजह से आगे जा रहा है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को झटका लगा के एकदम छोड़ दो तो आप फोर्स तो ख़त्म कर देते हो, मगर वो चीज़ अपने इनर्शिया की वजह से, अपनी खुद की प्रॉपर्टी की वजह से आगे जाती जाती है। आपने बॉल फेंका, बॉल अपने इनर्शिया की वजह से आगे जा रहा है। अब बॉल के एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। यार ये ब्लू से मुझे अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, लेट्स राइट इट विद ग्रीन, दैट इज वेट। और एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही बिकॉज आपने फोर्स एक दफा लगाई इनिशियली, उसके बाद छोड़ दिया। अब सारे का सारा सफर वो अपने इनर्शिया की वजह से कर रहा है। सो भाई अलोंग एक्स एक्सिस, यहां पे लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस
नो फोर्स इज एक्टिंग, एक्स एक्सिस पे हमारा एक पॉइंट बन गया, नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो भाई मूव कैसे कर रहा है, फिर मूव कर रहा है अपने इनर्शिया की वजह से। यार अगर तो फोर्स की बात हो गई तो फोर्स से ही एक और चीज पैदा होती है, उस चीज का नाम है एक्सेलरेशन। लेट्स टॉक अबाउट दैट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मैं इसी डायग्राम को इस्तेमाल करूंगा, होप सो कि डायग्राम आपके लिए यहाँ पे विजिबल होगी, बल्कि लेट्स स्टार्ट न्यू वन, एक नई ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो यही वो डायग्राम थी। एक्सेलरेशन पे बात करने लगे हैं। देखो यार एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन बड़ी बेसिक बात, न्यूटन का सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फोर्स। तो एक बात जहन में घुसा लो, जहाँ पे फोर्स होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, जहाँ पे फोर्स नहीं होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। तो फिर क्या ख्याल है वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन होगी या नहीं। हमने कहा कि इस बॉल पे वाई एक्सिस पे टेढ़ा हो गया, हो ही जाता है यार कभी कभार। तो इस बॉल पे वाई एक्सिस पे एक फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज द वेट, ये इसके वेट की फोर्स है। तो फोर्स लग रही है, इसका मतलब है वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, वेट mg के इक्वल होता है ना। सो एक्सेलरेशन along y-axis will be acceleration due to gravity. Acceleration is equals to gravitational acceleration. जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होती है वही एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे मौजूद होगी, राइट। सो वाई एक्सिस का रौला खत्म हो गया। लेट्स टॉक अबाउट एक्स एक्सिस नाउ। क्या ख्याल है एक्स एक्सिस के बारे में, क्या ख्याल है आपके, एक्सेलरेशन होगी या नहीं। यहाँ पे कह रहे हो कि एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्स तो है ही जीरो, देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे फोर्स ही कोई नहीं है, एफ एक्सिस की फोर्स जीरो है, तो पता है एफ एक्स इसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू एम में एक्स एक्स साथ लिख रहा हूँ एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस की फोर्स अगर जीरो है तो एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन क्या होगी, यहाँ पे जीरो पुट करो, एम इंटू ए एक्स। मैथ तो जीरो नहीं हो सकता, लिहाजा फिर क्या चीज़ जीरो है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। ये जो बात मैंने आपको समझाई और मैंने यहाँ पे लिख दी, ये बात कह तो दी है लेकिन ये बात बहुत अहम है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इसी चीज़ से आगे चलेगा। ये चीज़ अगर समझ में आती है तो चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, बड़े बारीक बारीक पॉइंट्स हैं। हमें समझ में आ गया फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही, लिहाजा एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस नहीं होगी। अगली बात, अगर एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो क्या एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बदलेगी। ज़रा सोचिए, जब एक्सेलरेशन ही ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा, नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो वेलोसिटी के चेंज का नाम है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी में चेंज भी ज़ीरो है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आएगी। तो अब वेलोसिटी के ऊपर बात करते हैं। सबसे अहम चीज़ वेलोसिटी, देखो ज़रा, अब वेलोसिटी के ऊपर जो बात मैं करूंगा वो पहले एक्स एक्सिस से शुरू करूंगा। बॉल सफ़र करते करते नीचे जा गिरा। सो लेट्स से बॉल इस वक्त इस पॉइंट पे है, इस वक्त इसकी वेलोसिटी वी एक्स है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ख्याल है, ये चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, बिकॉज एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन जीरो है, लिहाजा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इट डज नॉट चेंज, यूनिफॉर्म है। सो पहली बात, पहला पॉइंट, वी एक्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट।
यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की वी आई एक्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, इट इज रिटन एज वी आई कॉस थीटा, है ना। एक्स एक्सिस के अब बताने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस को कॉस थीटा लिखते हैं, यू नो इट वेरी वेल। तो भाई फिर यहाँ पे कर इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है यार ये लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा तो लिख लो, इसको रिवाइंड करके वीडियो को, चीज़ें मत जाने देना, चीज़ें ज़ाया मत होने देना। तो वी आई एक्स अगर वी कॉस थीटा है, ऐसे अगर मैं डब्बे में बंद कर लूँ क्योंकि मैंने आगे इसको इस्तेमाल करना, वी एफ एक्स क्या होगा, वी एफ एक्स, ज़रा सोचो और मुझे जवाब दो। छोटा लिखा गया वी एफ एक्स, ये क्या होगा ज़रा सोचो, व्हाट इज़ वी एफ एक्स। क्योंकि वी एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी, सो वी एफ एक्स विल आल्सो भी वी आई कॉस थीटा, क्योंकि कांस्टेंट है, वेलोसिटी ने तो चेंज ही नहीं होना, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल रहेगी, वेलोसिटी इज नेवर गोइंग टू बी चेंज। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ऊपर लिखे नहीं हेडिंग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ये चेंज नहीं होने वाली, ये कांस्टेंट है, ये सेम रहेगी। बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या कहानी डलेगी जरा ये भी देख लेते हैं। देखो, लेट्स ड्रॉ दैट डायग्राम वंस अगेन। ये बॉल ये नीचे करना शुरू हुआ, at this point let's say the velocity along y axis is something, उस something को मैं कहता हूं कि वो velocity इनिशियल वेलोसिटी along y axis है, वी आई वाई। ये क्या होगी, क्या ख्याल है। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ, बताने की जरूरत नहीं है, y axis की वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वी आई साइन थीटा। सो इनिशियल है तो साइन थीटा साल लिख, मतलब वी आई साल लिख दिया। पहली बात जहन में आ गई, इसको भी डब्बे में बंद कर दो, अहम चीज़ है कहीं निकल ना जाए। अच्छा, इसके बाद आगे चलो, इससे अगली चीज बड़ी मजे की, जैसे जैसे आगे जा रहा है, बॉटम पे बताया था एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है, लिहाजा जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी है दैट इज नॉट कांस्टेंट, वाई एक्सिस की वेलोसिटी ने चेंज होना है। अब कैसे चेंज होना है, बॉडी नीचे आती जा रही है, व्हाट विल बी वी एफ वाई, क्या होगी। नाउ यू नो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। जरा इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। सो वी एफ कौन सी, वाई वाली, वी एफ वाई इज इक्वल्स टू वी आई कौन सी, वी आई साइन थीटा प्लस नीचे आ रहा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है जी टी। सो इट इज व्हेन प्रोजेक्टाइल इज कमिंग डाउन। अभी मैं बड़ी मजे की एक और बात आपको बताने लगा हूँ, ये तब है जब प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ रहा हो। लेकिन मान लें कि प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से है कि अब आप छत पे खड़े नहीं है कि आप साथ वाली आंटी के घर बॉल फेंकें, अब आप छत पे नहीं खड़े, अब आप ज़मीन पे खड़े हैं और आप अपने जज्बात काबू में नहीं रख पा रहे, आप ज़मीन से उस बॉल को फेंकना चाह रहे हैं, तो वो बॉल एक मिनट, वो बॉल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, दैट बॉल विल फॉलो समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। यार एंगल सही नहीं बन रहा मेरा, कर्व थोड़ी सी ख़राब होगा, ओए लाइक दिस, कुछ बॉल ऐसा पाथ फॉलो करेगा। अब इस केस को अगर हाफ कर लें, इतना देखें, तो वो यही पाथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने नीचे आने की आपको बता दी वेलोसिटी, बट मान लें कि बॉल ने ऊपर भी तो जाना है, आपने बॉल को ऊपर भी तो फेंकना है। ऊपर फेंकने के लिए फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर जाने के लिए फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये इट इज सेकंड पॉइंट।
सो थर्ड पॉइंट फॉर गोइंग, इट इज़ फॉर गोइंग डाउनवर्ड, नीचे लिख देता हूँ। डाउनवर्ड मोशन के लिए था ये वाला फॉर्मूला, अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा? नाउ यू नो दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेम, वी एफ वाई इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा, ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है तो माइनस जी टी बन जाएगा बस। सो दिस फॉर्मूला लेट्स हाईलाइट इट, इसे भी डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये किसके लिए है जनाब? This is for the upward motion, yes। क्या ख्याल है, बातें समझ में आ रही हैं बच्चों? लॉजिक अगर तो ये बात समझ में आ, ये सारी बातें समझ में आ गई तो फिर वेलोसिटी जिसका x और y कंपोनेंट, सॉरी जिसका x कहते क्या x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मैं आपको बता चुका हूँ, दिस वन y कंपोनेंट मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो वेलोसिटी बजाते खुद क्या होगी? दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू, यू नो इट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे आता है? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के स्क्वायर के इक्वल। और वेलोसिटी किस एंगल पे होगी, किस एंगल पे लॉन्च की जा रही होगी? अगर वो एंगल पता लगाना हो बच्चों तो एंगल कैसे पता लगेगा? फिर कोई बिग डील नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स। मैंने आपको सारे तरीके, सारे दरवाजे बता दिए कि जिससे प्रोजेक्टाइल मोशंस के सवाल, प्रोजेक्टाइल मोशंस के मसले हल हो सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वेलोसिटी, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डायरेक्शन और द एंगल फॉर लॉन्च। लॉन्च समझते हैं ना कि किस एंगल पे फेंका जाए, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एंगल। अच्छा, अब एक और मजे की बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, MCQs के लिए एक बड़ा मशहूर सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे करते हैं। बड़ा मशहूर सवाल पूछा जाता है कि व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम। सवाल पे गौर करना है कि भाई वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। मैंने मिनिमम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़ीरो का इस्तेमाल नहीं किया। दिमाग खोल के बात सुननी है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी? तो भाई मैक्सिमम तो ऑब्वियसली तब होगी जब आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं, जब आप कोई चीज़ फेंक रहे हैं। एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, फेंकने के वक्त वेलोसिटी ज़ाहिर है मैक्सिमम होगी, आप पूरी जान लगा के फेंक रहे हैं। सो याद रखिएगा, एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, मैं तो ब्लू से लिखने लगा था, एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग वेलोसिटी इज मैक्सिमम। सिमिलरली जब सारा सफ़र तय करके वो वापस गिरने लगेगा, फॉल करने लगेगा, एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, गिरने के वक्त, वंस अगेन द वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही। सो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्च और लैंड करने के वक्त वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। और एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। मैं ज़ीरो नहीं कह रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरू छोटे तो ज़ीरो बताया जाता था, वो जो ज़ीरो बताया जाता था वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता था, वो ये सिंपल लीनियर मोशन था। अगर ये मैं मार्कर ऊपर फेंकूँ सीधा ऊपर जाए, हाईएस्ट पॉइंट पर रुकेगा फिर नीचे आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी फिर नीचे आएगा। ये जो मोशन है दिस इज़ नॉट प्रोजेक्टाइल, दिस इज़ लीनियर मोशन। अब यूँ फेंका जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, मगर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम ज़रूर होगी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम ज़रूर होगी। वाई मिनिमम? मिनिमम क्यों होगी? अब ज़रा सुने वजह गौर से। बातें बड़ी डिटेल में कर रहा हूँ, पता नहीं इतनी डिटेल में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बातें बड़ी डिटेल में करो, गौर से सुनना है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्यों मिनिमम होगी? क्योंकि आपने याद रखना है, क्या याद रखना है भला? एंटीडेप्स की बातें चल रही हैं सारी, ये पॉइंट्स बड़े अहम हैं, गौर से सुनने। हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
याद रखिएगा इस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है। वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो गया, मगर वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो आपने पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट है, तो वो वही रहेगा, वही क्या, vi cos थीटा। तो भाई वेलोसिटी क्या थी, अभी पढ़ा लिखा फॉर्मूला vx² प्लस vy² होल अंडर रूट। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो वेलोसिटी क्या बनेगी, ये हो जाएगा vi cos थीटा का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। व्हाट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, vi cos थीटा स्क्वायर इज गोना कैंसिल विद दिस अंडर रूट, velocity will become vi cos theta, which is the minimum velocity at highest point। ये बात किताब में नहीं लिखी हुई, मगर सवाल में पूछी जाती है। अब मैंने पहले भी बताया था कि अब सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, अब आप ड्रामे नहीं कर सकते, वो सर ये तो आपने कराया ही नहीं, ये मैं उस दिन छुट्टी पे था, ऐसी कोई बात नहीं चलनी, ठीक है। सो दीज एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड है, तो ये आपने लिख लेनी है चीज़ें। बाद में ये ना मैं सुनूँगी तो पता नहीं था हमें कैसे हो गया, मैं तो उस वक्त पैदा नहीं था हुआ जब आपने चीज़ पढ़ाई थी, ऐसे कोई बात नहीं करनी। सो एट हाईएस्ट पॉइंट हाउ द वेलोसिटी इज मिनिमम, आई हैव टोल्ड यू वेलोसिटी कैसे मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। इसके बाद जो अगली चीज़ें हैं वो बड़ी मज़े की हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान के पास जो ज़्यादा आर्मरी है, जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, वो बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक मिज़ाइल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। बैलिस्टिक मिज़ाइल्स के ऊपर एक टॉपिक है किताब में थोड़ा सा आगे, अभी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन मैंने मिज़ाइल्स के ऊपर करनी है, आज बस हल्का सा टच दे के छोड़ने लगा हूँ, बात को ख़त्म करने लगा हूँ, वक्त हो चुका। बैलिस्टिक मिज़ाइल्स क्या होते हैं जी, बैलिस्टिक मिज़ाइल्स आर दोज मिज़ाइल्स कि जिन्हें एक दफ़ा लॉन्च करके झटका दे के धक्का दे के छोड़ दिया जाता है, वो अपने इनर्शिया की वजह से ट्रैवल करते हैं और जाके दुश्मन के ठिकानों पे गिरते हैं और वहाँ पे जाकर तबाही पैदा करते हैं। अब जब आपने मिज़ाइल लॉन्च करना है या मिज़ाइल डिज़ाइन करना है, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने ख्याल ये रखना है कि भाई ये मिज़ाइल मैक्सिमम कितनी बुलंदी तक जाए, इतना भी ऊंचा ना चला जाए कि जनाब डिटेक्ट हो जाए, दुश्मन के रडार पता लगा लें कि उनके ऊपर मिज़ाइल का अटैक हो रहा है। मिज़ाइल भी ऐसा हो कि इतनी कम बुलंदी से जाए कि डिटेक्ट भी ना हो सके, यानी आपने हाइट भी सेट करनी है, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं कि कितनी हाइट तक जाए, कितनी हाइट तक ना जाए, फिर कहाँ जाके गिरे, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ दैट मिज़ाइल्स। तो पाकिस्तान के मिज़ाइल्स हैं बैलिस्टिक मिज़ाइल्स, दे हैव द बेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल्स के अंदर। मतलब हमारा जो छोटा मिज़ाइल है, इट कैन हिट टारगेट अप टू 4000 किलोमीटर्स। 4000 किलोमीटर्स एक ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज डिस्टेंस है। सो वो रेंज कहाँ पे जाके हिट करे, फिर उसकी एक्यूरेसी क्या हो कि पता लगे आपने हिट किसी एक्स टारगेट का किया था, वो एक्स की बजाय वो वाई टारगेट पे जाके गिर गया, निशाना चूक गया। रेंज क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, फिर जिस वक्त लॉन्च किए कितनी देर के बाद जाके टारगेट को हिट करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 3 पैरामीटर हैं जिन्हें मैंने आपको सेट करना सिखा रहा हूँ कि वेन एवर यू विल थ्रो सम प्रोजेक्टाइल, वेन एवर यू लॉन्च सम मिज़ाइल, प्रोजेक्टाइल या मिज़ाइल जब लॉन्च करते हैं तो हाइट किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, हाइट कैसे सेट की जाती है, टाइम कैसे सेट किया जाता है, कितनी देर बाद जाके टकराएगा, उसके बाद उसकी रेंज कैसे सेट की जाती है। 3 एक पैरामीटर्स हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसका लास्ट टॉपिक है किताब का, वो पढ़ेंगे। यानी इन जस्ट वन मोर लेक्चर योर थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। आपके चैप्टर की थ्योरी मुकम्मल हो जाएगी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैंने जहाँ तक बात की है, जहाँ तक मैं आपको लेके चला हूँ, ज़रा इसको जहन में रखिएगा, इसे जहन से निकलने मत दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आप वक्त ना ज़ाया करें। अल्लाह आपको तौफीक दे अपने वक्त को मुस्बत कामों में सर्व करने की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।